मित्रों, साथियों, आज आपके सम्मुख शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक की चर्चा रख रहे हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशक एक लंबे समय से संघर्षरत हैं। वो अपने समायोजन तथा मानदेय की लड़ाई बराबर कई चरणों में लड़ भी चुके हैं, लेकिन इन ताकतवर सरकारों के सम्मुख उनकी लड़ाई टिक नहीं पा रही है। आप जानते हो कि आपकी चुनी हुई सरकारें बहुत ही ताकतवर होती हैं। उनमें कभी कभी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के भी संघर्ष देखने को मिल जाते हैं। हम विधानसभा की ताकत की चर्चा आपके सम्मुख रख रहे हैं। 1964 की बात है। सोशलिस्ट पार्टी के नेता केशव सिंह ने कांग्रेस विधायक नरसिंह पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार के पोस्टर विधानसभा में लगाए और वहीं दर्शक दीर्घा में बैठ करके एक पम्पलेट सदन में भी डाल दिया। इसको लेकर के विधायक नरसिंह पांडे विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुँचे और उन्होंने इसे सदन की अवमानना बताई। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने इसको लेकर के केशव सिंह को 7 दिन की जेल की सज़ा सुना दी। मार्शल गोरखपुर से उन्हें पकड़कर ले आए और सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया कि केशव सिंह ने माफ़ी मांगने से अस्वीकार कर दिया। इस पर 7 दिन की सज़ा बरकरार रही और उन्हें जिला जेल लखनऊ भेज दिया गया। 5 दिन बीतने के बाद ही उनके साथियों ने केशव सिंह की याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत कर दी और उससे उन्हें जमानत मिल गई। इससे नाराज विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने दोनों जज नसीरुल्लाह बेग तथा जीडी सहगल को केशव सिंह और उनके वकील को गिरफ्तार करके सदन में पेश करने हेतु वारंट जारी कर दिया। इस पर दोनों जज माननीय उच्च न्यायालय में ही याची बनकर अपनी याचिका प्रस्तुत किए। तत्कालीन चीफ जस्टिस ने 28 जजों की एक पीठ तैयार की और उस पीठ में इस फैसले विधानसभा के फैसले को रखा गया। इसके बाद में वहाँ से बात बनते न देख फिर प्रधानमंत्री जी ने देखा कि पूरे देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने केशव सिंह की जमानत रद्द की, 7 दिन की सज़ा बरकरार कर रखी। तब जाकर के मामला सुलझा। तो आपने देखा कि विधानसभा कितनी ताकतवर हैं। अब इनसे लड़ना संगठन या किसी व्यक्ति से ये बड़ा असंभव है। अब हम आपके सम्मुख चयनित सरकारों की शक्ति का वर्णन करते हैं। 2002 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई और भर्ती होने के बाद में वो 2 वर्ष तक लगातार प्रशिक्षण करते रहे। प्रशिक्षण के दौरान उनके खिलाफ तमाम याचिकाएं हाई कोर्ट में लगीं। ये तय हुआ कि उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे लड़के भी उसमें मिले जिन्होंने परीक्षा फॉर्म का पैसा जो बैंक में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा होता वो भी नहीं जमा है और उनके नाम उस लिस्ट में आ गए। प्रशिक्षण करने के बाद
हाई कोर्ट में ये तय हुआ कि 50% भर्तियां भ्रष्टाचार से हुई। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया। संयोग से 2007 में 2002 वाली सरकार पुनः सत्ता पर आसीन हो गई और इसके बाद बैठते ही उसने उन शिक्षकों को डाइट से जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके थे उनके संबंध में उन्होंने एक राजज्ञा जारी की कि उनकी अब पुनः परीक्षा होगी। उनकी पुनः परीक्षा होगी जो हाई कोर्ट से निरस्त किए जा चुके हैं। इसके बाद शासन ने एक उनकी परीक्षा कराई और परीक्षा में वो सभी पास हो गए। ट्रेनिंग ऑलरेडी वो पहले से ही कर चुके थे, इसलिए उनके सीधी विद्यालयों में नियुक्ति कर दी गई। अब आप देख लीजिए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त सभी शिक्षक और 2007 में उसी सरकार ने आकर के सबको नियुक्ति दे दी। और तो सरकारों की ये शक्ति होती है, जनता के हाथ में वोट की ताकत होती है, वहीं चुनी हुई सरकार के पास नियमों को काट छांट करने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए यदि सरकार सापेक्ष होती है तो कार्य बन जाते हैं, सरकार निरपेक्ष भाव से काम करती है तो कार्य रुक जाते हैं। अब हम शिक्षा मित्र की बात करते हैं। ये उस समय के साथी हैं, उस समय ये नियुक्त हुए थे जब इन विद्यालयों में ताला पड़े थे या बहुतायत एकल विद्यालय थे। उस समय इन्होंने शिक्षा की बागडोर संभाली थी। ये 2001 में माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार में नियुक्त हुए थे। इसके बाद में उन्हें उस समय 2250 रुपया मानदेय दिया जाता था। ये लगातार पढ़ाते रहे। इनकी नियुक्ति भी बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया से होती थी। ग्राम शिक्षा समिति, जिनका अध्यक्ष ये जिलाधिकारी होते थे, मेरिट के आधार पर की जाती थी। योग्यता इनकी इंटरमीडिएट थी। 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। कक्षा 1 से 8 तक अप्रशिक्षित शिक्षकों को स्कूल में न पढ़ा देने का आदेश पारित हुआ। इसके बाद जुलाई 2011 में जब तत्कालीन बसपा सरकार ने NCTE से अनुमति लेकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिला दिया। 19 जून 2014 को सपा ने पहले चरण में 58,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की और इन्हें वेतन देना शुरू कर दिया। 8 अप्रैल 2015 को दूसरे चरण में 90,000 शिक्षा मित्र शिक्षक पद पर समायोजित किए और वेतन देना प्रारंभ हो गया। इनकी हैसियत बदल गई, ये गांव से शहरों में आ गए। ये स्थिति इनकी लगातार 2 वर्षों तक बनी रही। 25 जुलाई 2017 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया और ये भी इनको राहत देते हुए कहा कि इनको तत्काल न हटाया जाए। इन्हें 2 बार TT करने का अवसर दिया जाए। इस तरह के आदेश के बाद शिक्षा मित्र बेचारे 38 दिनों तक लक्ष्मण मेला ग्राउंड में धरना देते रहे। इनकी हैसियत बदल जाने से, इनके मनोमालिन्य से 700 से अधिक शिक्षक, ये शिक्षा मित्र जो शिक्षक बन चुके थे, ये काल कवलित भी हो गए। ऐसी विषम परिस्थिति इनके सम्मुख रही। सैकड़ों शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपने बाल भी मुड़वा लिए और इस तरह से रोष व्यक्त किया। यहाँ ये स्पष्ट है कि चूँकि 2001 से चल रहे थे, इसलिए अगर सरकार चाहती तो इनको NCTE से मुक्ति दिला सकती थी।
शिक्षा के अधिकार जो वो अधिकार था उससे इनको अलग कर सकती थी। ये सरकार चाहती तो ये 2009 का शिक्षा अधिकार कानून इन पर न लागू होता। तो हमें ये देखा गया है कि जब लोकसभा या विधानसभा ने जब चाहा है तो अधिनियम में ला करके उनसे बचत किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटते हुए भी देखा है। तो यदि थोड़ा सा इनके ऊपर दया धर्म सरकार करती तो इनका भी बेड़ा पार हो जाता। अब अगर ये भी नहीं हुआ तो 10 अगस्त 2001 की एक राजाज्ञा जारी हुई जो वित्त विहीन शिक्षकों के लिए शासन ने जारी की। शासन ने कहा किसी भी शिक्षक को कुशल श्रमिक से कम वेतन नहीं दिया जाएगा। आज की स्थिति में कुशल श्रमिक का वेतन 800-900 के लगभग हो रहा है। अकुशल मजदूर आज 500 रुपये ले रहा है और जब 900 और 800 रुपये की उससे जोड़ते हैं तो 27,000 रुपये प्रति मंथ होता है और इनको 10,000 रुपये दिया जा रहा है। शिक्षा मित्र को 9,000 अनुदेशक को दिया जा रहा है। तो कम से कम उस राजाज्ञा का पालन आप भी तो करें जो आपने दूसरों के लिए जारी की है, उसका पालन करके आप भी आदर्श प्रस्तुत करें। अनुदेशक की भी कहानी उसी तरह से है, पीड़ा भरी हुई है। ये विधिवत मेरिट से नियुक्त हुए, नियुक्ति के बाद में इन्हें मान दे दिया जाने लगा। इसके बाद में जब 7वां वेतनमान का गठन हुआ तो वेतन आयोग ने 17,000 रुपये देने की सिफारिश की। सरकार ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में अनुदेशक हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच ने 17,000 का फैसला दिया, डबल बेंच ने भी उसी को यथावत बनाए रखा। इसके बाद में महाधिवक्ता ने यह कह करके उसको पालन करने से इनकार कर दिया कि इनके चयन की जो समिति की जो गठन है वो व्यक्तिगत है, वो सरकारी संस्था नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट का आदेश उस पर लागू नहीं होगा, ये कह करके टाल दिया और 9,000 रुपये में आज भी उनसे काम ले रहे हैं। एक पूर्णकालिक व्यक्ति से जो पूरा समय देता है 9-10 हज़ार रुपये में जीवन निर्वाह करना उनके लिए बहुत ही कठिन है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इनकी पीड़ाओं का अनुभव करते हुए इन्हें 10 अगस्त 2001 की राजाज्ञा का पालन करते हुए कम से कम 30,000 रुपये मानदेय दोनों का किया जाए, जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण सुगमता से कर सकें। यदि आपको हमारी बात ये अच्छी लगे तो इसका समर्थन सब्सक्राइब करके कीजिए, ताकि सरकार के सम्मुख लगे कि नहीं, इस बात का समर्थन काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।